नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा सांगा का मुगलों के साथ संबंध। बाबर के लिए दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना सरल था, किंतु अपनी शक्ति को दृढ़ बनाए रखना और भी कठिन था। ये लाइन क्या कहती है? ये लाइन ये कहती है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था 1526 ईस्वी में। लेकिन ये तो हो गया, दिल्ली अजमेर पर उसका अधिकार हो गया, दिल्ली आगरा पर। लेकिन अब उनके राज्य को चुनौती दी जा रही थी महाराणा सांगा की तरफ से। उत्तर पश्चिमी भारत की विजय और पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार ने बाबर को केवल केंद्रीय हिंदुस्तान का स्वामी बना दिया था, यानी दिल्ली और आगरा के आसपास का क्षेत्र। अब भी उसके सामने दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, एक थे राजपूत, दूसरे थे अफगान। साथ ही यह दिक्कत भी थी कि दोनों में पहले किस शक्ति से लड़ा जाए। अतः आगरा पहुंचने के बाद उसने युद्ध परिषद से विचार विमर्श किया। परिषद ने सर्वप्रथम अफगान शक्ति का सामना करने का सुझाया, किंतु इस बीच के घटनाक्रमों में ने बाबर का ध्यान सांगा की ओर केंद्रित कर दिया और सांगा और मुगलों में युद्ध की स्थिति बनने लगी, जिसके निम्नलिखित कारण थे। महाराणा सांगा और मुगलों के बीच युद्ध के क्या कारण थे? जिसमें पहला कारण है समझौते का उल्लंघन। पहला कारण है महाराणा सांगा का समझौते के साथ उल्लंघन, समझौते का उल्लंघन। ऐसा बाबर कह रहा है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में। राणा सांगा का दूत बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है, राणा सांगा का दूत काबुल में उसके पास एक संधि प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ और ये निश्चित हुआ कि बाबर पंजाब की तरफ से इब्राहिम पर आक्रमण करेगा तथा राणा सांगा आगरा की ओर से। ये कहता है बाबर अपनी बाबरनामा में कि काबुल में जब मैं था तो सांगा का दूत आया और उसने कहा कि आप उत्तर पश्चिमी भारत से आक्रमण करना और मैं आगरा की तरफ से इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेंगे। इस संधि वार्ता और राणा सांगा की ओर से पहल करने से रसबुक, विलियम्स और अर्स्किन सहमत हैं। वो दोनों इतिहासकार हैं। गोपीनाथ शर्मा ने इस मत पर आपत्ति व्यक्त की और उसे सांगा से झगड़ने के लिए बाबर ने बहाना बताया कि ऐसा वास्तव में नहीं था। उसने लिखा कि समझौता अवश्य हुआ, परंतु पहल राणा की ओर से न की जाकर बाबर की ओर से की गई, क्योंकि राणा तो पहले से ही जमा हुआ था और उसका पलड़ा राणा इब्राहिम लोदी के खिलाफ मजबूत ही था, क्योंकि उन्होंने दो युद्धों में बाड़ी और खातौले के युद्ध में राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? अफगान इब्राहिम लोदी को। तो किसी प्रकार की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है राणा सांगा को। हाँ, बाबर को राणा सांगा की आवश्यकता पड़ी हो। मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास एक अप्रकाशित ग्रंथ जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में पंडित अक्षय नाथ के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है कि पंडित अक्षय नाथ के एक पूर्वज बागेश्वर पुरोहित खानवा के युद्ध में राणा सांगा से दैनिक कार्यों को लिखता रहता था। अपने पूर्वजों की डायरी के पन्नों के आधार पर ही पंडित अक्षय नाथ ने मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की रचना की, अतः इसे एकाएक असत्य नहीं कहा जा सकता। इस घटना का जिक्र तत्कालीन विवरण के अनुसार इस बात यह है कि काबुल का शासक दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। चूँकि यह प्रदेश बाबर के लिए बिल्कुल नया था, अतः उसने यहाँ के स्थानीय नरेशों की सद्भावना प्राप्त करनी चाहिए और राणा सांगा जो इस समय काफ़ी शक्तिशाली था और जिसके संबंध में इब्राहिम के साथ अच्छे नहीं थे, को अपनी ओर मिलाना चाहा और समझौते हेतु प्रस्ताव भेजा। यानी बाबर को जरूरत पड़ी किसकी सहायता की? राणा सांगा की सहायता की। दोनों पक्षों ने यह तो स्वीकार किया कि इस आशय की संधि हुई अवश्य थी कि बाबर दिल्ली की ओर बढ़ेगा और राणा सांगा आगरा की ओर। इस बात भी दोनों ही पक्ष स्वीकार करते हैं कि उल्लंघन सांगा द्वारा ही किया गया था। बाबर ने स्वयं लिखा कि मैंने पानीपत का युद्ध जीत लिया, किंतु अभी तक वह काफिर नहीं आया, राणा सांगा नहीं आया। अतः बाबर सांगा को सबक सिखाना चाहता था। यानी राणा सांगा ने सोचा कि मेरे साथ जो राणा सांगा की संधि हुई जिसमें वो दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी को पराजित करेंगे, लेकिन पानीपत के युद्ध में तो ऐसा हुआ ही नहीं, यानी सांगा ने सहायता भेजी नहीं इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर के लिए, तो इसलिए मैं उनको सबक सिखाना चाहता था। तो ऐसा एक समझौते का उल्लंघन का मामला उठता है बाबर के खिलाफ। बाबर उठाता है तथाकथित किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ। दूसरा कारण है धार्मिक कारण। युद्ध का बाबर का सांगा के विरुद्ध युद्ध होने का दूसरा प्रमुख कारण था धार्मिक। पानीपत के युद्ध के परिणाम ज्ञात होते ही राणा ने अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया था। रणथंभौर के पास खंडार दुर्ग सहित करीब 200 स्थानों पर उसने कब्जा कर लिया।
जो इससे पूर्व सल्तनत के अधीन थे, अतः बाबर का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। राणा स्वयं को हिंदू धर्म का रक्षक मानता था। उधर बाबर चाहता था कि उस इस्लामी शासन को बनाए रखा जाए जो विगत कुछ शताब्दियों से भारत पर चला आ रहा था। राणा ने विजित इलाकों से मुसलमान प्रजा को बहिष्कृत कर दिया और मस्जिदें नष्ट कर दी। इसे बाबर ने इस्लाम धर्म का अनादर माना। इस तरह से कहा जाता है कि दोनों प्रतिद्वंदियों का अलग धर्म था और दोनों ही अपने धर्म पर अडिग रहते थे या अपने धर्म के विस्तार करना चाहते थे, इसलिए एक कारण भी माना जाता है दोनों के बीच युद्ध का। तीसरा, राजपूत अफगान गठबंधन। राणा ने महमूद लोदी और हसन का मेवाती का स्वागत कर उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। निसंदेह अफगान राजपूत मैत्री बाबर के लिए अत्यधिक खतरनाक सिद्ध हो सकती थी, इसलिए बाबर की युद्ध परिषद ने पहले अफगानों से लड़ने का निश्चय किया। फिर भी जब अनेक अफगान राणा के पास सैन्य पहुंचने लगे तो बाबर को इस निर्णय में शीघ्र ही परिवर्तन की आवश्यकता हो गई। अतः इस मैत्री से बाबर चिंतित हुआ और संघर्ष अनिवार्य हो गया। यानी पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो विजेता पराजित होने से बच गए या मरने से बच गए, तो वो विजेता कुछ महमूद लोदी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए और सहायता के लिए राणा सांगा की सहायता के लिए आ गए। राणा सांगा के राज्य में शरण के लिए आ गए, तो राणा सांगा ने उनको शरण भी दी, जिसमें महमूद हसन का मेवाती भी था और महमूद लोदी भी था। तो अब बाबर को लगा कि भविष्य में जो राजपूत अफगान जो गठबंधन होने जा रहा है हुआ है, उससे मेरे राज्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अफगानों की शक्ति का भी समूल नाश नहीं हुआ था। हम देखा ही है कि शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगान वापस एकत्रित हो गए थे और हुमायूं जो मुग़ल बादशाह था उनको पद से च्युत कर दिया था, पद से हटा दिया था और पुनः अफगान राज्य की स्थापना हो गई थी। तो बाबर को लगता था कि मेरा जो शुरुआती राज्य है, असंगठित राज्य है, उसको खतरा उत्पन्न हो सकता है और उसमें राणा सांगा प्रमुख भूमिका निभा सकता है, तो इसलिए राणा सांगा को पराजित करना आवश्यक हो जाता है। तीसरा कारण है बाबर और सांगा का दोनों का ही महत्वाकांक्षी होना। बाबर और सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। बाबर को यह भी भय था कि यदि वह राणा सांगा को पराजित करने में देर करेगा तो हो सकता है उसकी पूर्व विजय निष्फल हो जाए और उस हालत में सुरक्षित रूप से अपने निवास स्थान काबुल तक भी नहीं पहुंच सकें। यानी राणा सांगा का जब प्रभाव बढ़ रहा था तो बाबर को लग रहा था कि अगर मैंने समय रहते राणा सांगा को पराजित नहीं किया तो मेरा जो शुरुआती राज्य है अभी जन्मा है उस राज्य को अंत हो सकता है और मुझे पुनः वापस अपने काबुल देश जाना पड़ सकता है, जहाँ की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण मेरा राज्य ही समाप्त हो सकता है। तो यैन कैन प्रकार ने दोनों ही अपने राज्य की स्थापना अपने बनाए रखना चाहते थे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि उन दोनों का एक साथ रहना वैसा ही था जैसे एक मयान में दो तलवारें अथवा एक दूसरे पर घात लगाए हुए शेर। यहाँ व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों ने आने वाले संघर्ष को एक राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया, अतः युद्ध अवश्यंभावी हो गया। यानी एक तरफ राणा सांगा अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और अपने राज्य को बनाए रखना चाह रहे थे, दूसरी तरफ नव उदित बाबर का राज्य भी था, वह भी अपने राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करना चाह रहे थे। अब है युद्ध के लिए राणा का प्रस्थान और फिर बाबर का प्रस्थान। तो युद्ध के लिए राणा का प्रस्थान देख पड़ते हैं। बाबर की गतिविधियों का अवलोकन कर राणा सांगा ससैन्य जनवरी 1527 ईस्वी के अंत में रवाना हुआ। रणथंभौर होता हुआ बयाना पहुंचा और मंदी ख्वाजा से 16 फरवरी को बयाना दुर्ग छीन लिया, जो अभी दिल्ली के अधीन था। यद्यपि बाबर और मुसलमान इतिहासकारों ने बयाना विजय की कोई विशेष महत्व नहीं दिया, तथापि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा की बयाना विजय अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब तक राणा के अधीन मध्य भारत के प्रमुख दुर्ग चित्तौड़, रणथंभौर, खंडार, बयाना आ चुके थे। इससे इसकी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। साथ ही इस अभियान से मुगल सेना भयभीत हो गई, यानी जो मुगलों के अधीन था बयाना अब किसके अधीन आ गया, राणा सांगा के अधीन। अतः उनके उत्साह में कमी आ गई। इसके बाद राजपूत सेना ने अपना रुख भुसावर की ओर किया और भुसावर में पड़ाव डालकर बाबर को काबुल व दिल्ली से मिलने वाली सहायता को रोक दिया और यहाँ पर राणा कोई 1 माह तक रुका। 1 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा फतेहपुर सीकरी से 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित खानवा के मैदान भरतपुर जो जिले में स्थित आ डटा और अपने को जमा लिया। बाबर वहाँ पहले से ही आ गया था। दोनों की तरफ से सेनाएं 15 मार्च तक आमने सामने डटी रही।
अब ये तो हुआ राणा सांगा का प्रस्थान। अब पढ़ते हैं बाबर का प्रस्थान। बाबर आगरा से 16 फरवरी को रवाना हुआ। इस समय बाबर की सेना की दशा बड़ी दयनीय थी। बयाना युद्ध से भागे हुए सैनिकों ने राजपूत शक्ति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया और मुगल सेना को हतोत्साहित कर दिया। सभी कायरता की बातें करने लगे। स्वयं बाबर ने भी स्वीकार किया कि सेना निरुत्साहित थी और वजीर जिसे ठीक सलाह देनी चाहिए थी, अमीर जिन्होंने राज्य की संपत्ति का काफ़ी उपयोग किया था, वे भी उचित सलाह नहीं दे रहे थे। यानी वो दे रहे थे कि युद्ध नहीं किया जाए राणा सांगा के साथ। तभी शेख मोहम्मद शरीफ नामक ईरान के एक ज्योतिषी की विजय में संदेह की भविष्यवाणी ने स्थिति और अधिक जटिल बना दी। यानी ईरानी ज्योतिष ने कहा कि बाबर की हार निश्चित है। अधिक बाबर चिंतित तो हुआ, परंतु वह यूँ कठिन परिस्थितियों से विचलित होने वाला नहीं था। उसने अपने शराब पीने के सभी पात्र तुड़वा दिए और भविष्य में कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। साथ ही उसने सेना के समक्ष एक कूटनीतिक ओजस्वी भाषण दिया, जिससे सेना में नवीन उत्साह का संचार हुआ और वे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। अब राणा सांगा के साथ बाबर का युद्ध, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। सांगा और बाबर के नेतृत्व में क्रमशः राजपूत और मुगल सेनाएं आमने सामने आ डटी और शनिवार मार्च 16, 1527 ईस्वी को प्रातः भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना पानीपत के आधार पर ही की थी। तोपखाने की कमान निजामुद्दीन अली खलीफा के हाथ में थी। मुगल तोपखाने द्वारा भयंकर आग बरसाने पर भी वीर राजपूतों ने अपने निरंतर आक्रमणों से बाबर के होश उड़ा दिए। इसी बीच हाथी पर सवार राणा सांगा के तीर लग गया, जिससे बेहोशी की हालत में उसे मैदान से ले जाया गया। उधर राणा के पश्चात सलूम्बर के रावत रतन सिंह और झालाजा ने कमान संभालते युद्ध जारी रखा, किंतु बाबर की तोपों के आगे उनकी चली नहीं और राजपूत सेना की करारी हार हुई। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में, जो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इस तरह से तोपों के युद्ध में राजपूत सेना की हार हुई और मैदान किनके हाथ लगा? बाबर के